बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं हूं साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं चैनल विन का करियर काउंसलिंग प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। आज के एपिसोड में आपके ज़रिए भेजे गए सवालों के जवाब तो हम हासिल करेंगे और बचे हुए वक्त में ज़ैनब खातून ने जिस तरह से सवाल किया था उनके सवाल के जवाब में पूरा एपिसोड जितनी भी इंफॉर्मेशन पॉसिबल होगी आज के एपिसोड में आप तमाम तक पहुँचाएँगे। जैसा कि उन्होंने कहा था कि दिल्ली पुलिस सर्विस में उन्होंने जो है क्वालिफाइड किया है, ये जानकर बहुत खुशी हुई थी। इस प्रोग्राम के ज़रिए उन्हें सहारा मिला था और बताया गया था रास्ता कि आप कैसे दिल्ली पुलिस सर्विस में जा सकती हैं। इसी पर और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँगे, लेकिन उससे पहले आइए हम मुलाकात करते हैं करियर काउंसलर, मोटिवेटर, फैकल्टी मैट सलन जनाब SM रज़ा सर से। इस शो पर मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह और तमाम नाज़रीन को सलाम अलैकुम। वेलकम है आपका इस शो पे। और ज़ैनब खातून के सिलसिले में जो आपने कहा जी, दिल्ली पुलिस का रिटन एग्जामिनेशन उन्होंने क्वालिफाई किया और उसके बाद फिर वो फिज़िकल के बारे में उन्होंने क्वेश्चन राइज किया था। तो हम क्यों नहीं पूरी डिटेल करें कि अगर दिल्ली पुलिस में आपको जाना है तो कैसे आप जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए ज़ैनब का एक सवाल था और उसके ज़रिए और भी सारी इन्फॉर्मेशन। तो कांस्टेबल में जाना है तो भी क्या रास्ते हैं और सब इंस्पेक्टर पे जाना है तो भी क्या रास्ते हैं। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में जैसा आपने फरमाया सवालात के बाद हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। हाँ, अगर टाइम बचा तो इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग बात करेंगे कि आप दिल्ली पुलिस सर्विस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन सर एक सबसे पहले सवाल, और ये सवाल बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि नए नए सवाल आते हैं, नई नई चीज़ें जानने को मिलती है। तो ये सवाल है पुष्पांजलि सिंह का। ये कह रहे हैं कि सर आई हैव सम क्वेरीज रिलेटेड टू PhD। आई वांट टू डू PhD इन रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। विच एंट्रेंस एग्जाम इज एप्लीकेबल इन IIT दिल्ली? बस गेट का एग्जामिनेशन आपको फेस करना होगा। बीटेक के बाद गेट का एग्जामिनेशन होता है। गेट का एग्जामिनेशन आप फेस करें और कोशिश करें कि आपका स्कोर 550 प्लस हो, क्योंकि जितनी अच्छी टॉप की IITs हैं वहाँ पे अगर PhD प्रोग्राम लेना है आपको तो आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखिए जी, रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, देखिए कितनी अच्छी बात आ गई। तो बड़े अच्छे अच्छे सवाल आप लोगों के आते हैं और इससे कोर्सेज के बारे में और लोगों को भी सुनने को मिलता है। तो गेट एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कीजिए। आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप देख लीजिए और कोशिश इनकी होनी चाहिए कि 550 प्लस इनका स्कोर हो। जितना स्कोर आपका अच्छा होगा उतनी आराम से आपको टॉप IITs में आपको ये PhD का प्रोग्राम ऑफर होगा। तो IIT दिल्ली के लिए गेट एग्जामिनेशन आपको फेस करना है। ओके। और साथ ही साथ जैसे PhD के लिए तो आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन है, फिर उसके बाद मास्टर, उसके बाद PhD है। हाँ, अगर आप सिंपल कोर्स से जाएंगे तो इंजीनियरिंग के बाद क्या होता है कि बीटेक करने के बाद आप डायरेक्टली गेट देके PhD की तरफ भी और MTech की तरफ भी दोनों ऑप्शंस आपके पास खुले होते हैं। ओके। सपोज अगर मान लिया प्योर साइंसेस से आपको निकलना है या ह्यूमैनिटीज से निकलना है साजिद साहब, तो पहले आप ग्रेजुएशन करेंगे, फिर मास्टर्स करेंगे, उसके बाद तब आप PhD के लिए यानी कि आप JRF नेट क्वालिफाई करके आप PhD करेंगे। पर इंजीनियरिंग साइड में थोड़ी सी अलग बात है। पहले आपको बीटेक करना है, बीटेक करने के बाद गेट का आपको एंट्रेंस देना है और गेट के बाद अब आप डिसाइड करेंगे कि आपको MTech करना है या आपको PhD की तरफ जाना है। तो गेट एग्जामिनेशन आपको फेस करना होगा। सर अगर ये एग्जाम देते हैं एंट्रेंस एग्जाम तो सिर्फ दिल्ली में होगा या और कहीं भी इनका एडमिशन हो सकता है? ऑल ओवर इंडिया जितने सारे तो इन्होंने खासकर दिल्ली के बारे में पूछा है, तो उसके लिए कोई अलग से क्राइटेरिया है? नहीं, कुछ नहीं है, बस IIT दिल्ली, क्योंकि IITs में अगर देखेंगे 23 IITs हैं तो सब में PhD का प्रोग्राम ऑफर हो ही रहा है आज की डेट में। तो टॉप प्रायोरिटीज जो होती है वो IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT रुड़की है। तो इनकी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाती है, तो आपका कट ऑफ अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज NITs भी ऑफर करती हैं इस तरह की कोर्सेज, लेकिन क्योंकि आपने IIT सोचा है और वो भी IIT दिल्ली दी बेस्ट आपने सोचा है, उसी के बारे में आप आगे कदम बढ़ाएं। तो चलिए आप PhD करें, रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरत है। कोर्स अच्छा है सर, इसके बारे में डिटेल में कभी मौका लगा तो ज़रूर बात करेंगे। ज़रूर बात करेंगे जी। चलिए इसी के साथ बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मोहम्मद वसी खान ने किया है। सर मैंने 2020 में क्लास 12th UP बोर्ड से किया है, विद PCM सब्जेक्ट से किया है, लेकिन नीट का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। मैं क्लास 12th में अगेन CBSE बोर्ड से कर सकता हूँ विद PCM सब्जेक्ट? देखिए नीट में बैठने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है साजिद साहब, उसमें 12th आपको PCB से होना है। मैथ्स अगर आपके पास एक्स्ट्रा है चलेगा, लेकिन बायो का होना जरूरी है। तो PCB से ये करें। अब अगर आपको वापस से करें करना पड़ेगा, CBSE बोर्ड से करें या करना किसी भी बोर्ड से करें, बट बायो एज ए सब्जेक्ट होना लेना पड़ेगा आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका 12th में होना ही चाहिए। क्योंकि इससे पहले जो 12th इन्होंने दिया था UP बोर्ड से दिया है वो PCM के साथ दिया।
और अभी वापस से इन्हें बायो के साथ करना है, पीसीएमबी के साथ करें या पीसीबी के साथ करें जी, तो कोई भी बोर्ड से चल जाएगा सर? किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप कर सकते हैं। नीट का एग्जाम देना है लेकिन बायो रहना चाहिए। बायो कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो साथ में होनी ही चाहिए, मैथ्स हो या ना हो, लेकिन पीसीबी होना चाहिए हर हाल में। ओके, अगला सवाल जो है निज़ामुद्दीन अहमद का है। ये कह रहे हैं ऑल पीएचडी कोर्सेज लाइक पीएचडी इन फिजिक्स कैन प्रोवाइडेड ऑनरेरियम बाय गवर्नमेंट। ऑनरेरियम मतलब जो एक स्टाइपेंड के बारे में आप का सवाल है। देखिए होता क्या है कि जब आप नेट वगैरह, जब आप नेट का एग्जामिनेशन फेस करते हैं तो कुछ लोगों को जेआरएफ मिलती है। जिन लोगों को जेआरएफ मिलती है उनको स्टाइपेंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पीएचडी करने के सिलसिले में, और एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो यूजीसी ने फिक्स कर रखा है। ओके, तो 5 साल का आपका एक वक्फा होता है, 5 साल के अंदर अगर आपकी पीएचडी पूरी होती है तो उतना आपको स्टाइपेंड मिलता जाता है, लेकिन उसके बाद फिर स्टाइपेंड का कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि जब आप पीएचडी कर लेते हैं और अच्छा आपका थीसिस आपकी अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन भी हो ही जाता है, तो उसके बाद जॉब भी आपको मिल जाती है। हाँ, 5 साल का ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में आपको अगर जेआरएफ आपके पास है तो डेफिनेटली आपको एक फंड जरूर हर महीने मिलता है रिसर्च करने के लिए। उसके बाद तो जैसे मैंने आपको अर्ज किया, अगर आप जॉब में चले जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, अगला सवाल जो है कैसर खान का। ये कह रहे हैं कैन आई गेट एडमिशन इन बी फार्मेसी थ्रू CUCET? या बहुत अच्छा। देखिए CUCET के बारे में प्रोग्राम हम लोगों ने किया और उस पर क्वेश्चन आ गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा दोनों में CUCET के थ्रू आपको फार्मेसी का कोर्स अवेलेबल है। आप CUCET के थ्रू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बी फार्मा का कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने CUCET के बारे में प्रोग्राम देखा था, उनके अलावा जिन लोगों ने पहली बार अभी CUCET के बारे में सुना, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, ये तकरीबन 50-55 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। इनमें से कुछ यूनिवर्सिटी का एक साथ जितना कोर्स है उसके लिए टेस्ट है, उसमें बी फार्मा भी एक कोर्स है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसा कि हमने कहा था कि दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे, सर्विस आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सर, सबसे पहला सवाल बेसिक सवाल मैं करना चाहूँगा। दिल्ली एक कैपिटल है, ऐसी जगह पे हर कोई पहुंचना चाहता है, तो क्या ऑल ओवर इंडिया से लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आपने। देखिए यही तो स्टेट पुलिस में और दिल्ली पुलिस में फर्क है। दिल्ली पुलिस जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू चलती है और सेंट्रल उसको कहा जाता है। तो अब आप देखेंगे दिल्ली पुलिस में जो रिक्रूटमेंट होता है उसका एग्जामिनेशन सेंटर तकरीबन सारे स्टेट में होगा। ओके, यानी हर स्टेट का बच्चा बैठ अपियर हो सकता है। आप महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, हर स्टेट का बच्चा इसमें अपियर हो सकता है। सो आपके लिए डोर ओपन है। अगर आपको दिल्ली पुलिस में जाना है तो तैयारी कीजिए और आगे बढ़िए। ये सवाल बेसिक था, इसलिए सबसे पहले हमने किया सर से, क्योंकि जब जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस सर्विस की बात कर रहे हैं तो सब पूरे लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हर कोई जाना चाहेगा। तो इसलिए कि आप टेंशन फ्री हैं, अगर आप दिल्ली पुलिस सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और मैं थोड़ा टेक्निकली रखना चाहूंगा साजिद साहब, जितनी चीजें सेंट्रलाइज लेवल पे हैं उनमें कोई स्टेट का रिजर्वेशन नहीं होता है, वो ओपन फॉर ऑल इंडिया कोटा होता है जी। अब जैसे ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज एम्स है, तो एम्स ऑल इंडिया पे, तो उसमें स्टेट का कोटा नहीं होता। लेकिन अगर महाराष्ट्र के बॉम्बे में कोई पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज होगा तो उसमें 85% सीट्स महाराष्ट्र के बच्चों के लिए रिजर्व होगी। लेकिन जो सेंट्रलाइज लेवल पे होते हैं सारे इंस्टीट्यूशन, उसमें कोई स्टेट का रिजर्वेशन नहीं होता। तो ये सेंट्रल, क्योंकि जाहिर सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू ये चलती है, उसी के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, तो आप कहीं भी हो, किसी स्टेट के हो, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं दिल्ली पुलिस सर्विस में क्या क्राइटेरिया है। अगर हमें इसका एंट्रेंस एग्जाम फेस करना है तो हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? अब दिल्ली पुलिस में आपको जाना तो सबसे पहले हम आते हैं कांस्टेबल लेवल पे, स्टार्ट वहां से करते हैं। उसके बाद आता है सब इंस्पेक्टर लेवल, और जो ऊपर की जो वैकेंसी होती है, जैसे कमिश्नर रैंक पे आपको जाना है, एसपी बनना है आपको, तो उसके लिए फिर तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज यानी आईपीएस कैडर में आपको आना होगा। तो सबसे पहले आप देखें कि अगर आपको कांस्टेबल में जाना है, लेडीज एंड जेंट्स दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए ऑप्शंस हैं। इसमें पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। नंबर 1, 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, यानी अगर आर्म फोर्सेस में पहले आपने जॉब किया हुआ है, तो आप अगर 11th भी पास हैं तब भी आपके लिए ऑप्शन है। और अगर आप ऐसी फैमिली से हैं जिसका कोई बंदा पहले या उस फैमिली का कोई मेंबर दिल्ली पुलिस में रह चुका हो या कोई शहादत के दर्जे पे फायज हो चुका हो, उसके बच्चों के लिए भी वहां पे कुछ रिलैक्सेशन है। लेकिन इन जनरल कांस्टेबल के पोस्ट पे जाने के लिए आपके पास मिनिमम 12th होना है आपको,
आइदर साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल का एंट्रेंस फेस कर सकते हैं। परसेंटेज क्या होगा सर? 12th में तो परसेंटेज हम लोग का बहुत अच्छा आ रहा है आजकल। जी, यहाँ पर कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, एटलीस्ट 50% आपका होना ही चाहिए। मतलब अगर आप देखें जनरली आजकल तो ये है कि पहले वाला ज़माना रहा नहीं कि किसी कस्बे में 60% वाले 1 या 2 लोग मिलते थे, अब तो 90s में भरमार मिलती है। तो कोशिश कीजिए कि परसेंटेज हमेशा आपकी इंप्रूव रहे। परसेंटेज की कोई यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, तो एटलीस्ट मैं मान के चलता हूँ कि आपको 60% आपका 12th में होना ही चाहिए। मिनिमम 50% होना कम नहीं। जी। ओके, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसका क्या कोई अलग सिलेबस है तैयारी के लिए? हाँ, अब यहाँ पर बात आई तो मैं सारे बच्चों और सारे पेरेंट के लिए मैं रख रहा हूँ। अब ये एंट्रेंस तीनों स्ट्रीम के लिए ओपन है। इसका मतलब स्पेसिफिक साइंस का या स्पेसिफिक कॉमर्स का या स्पेसिफिक आर्ट्स का कोई क्वेश्चन पोर्शन इसमें नहीं होगा। तो होगा क्या? तो 10th तक की मैथ्स आ जाएगी, 10th तक की साइंस आ जाएगी, एप्टीट्यूड आ जाएगा, जीके आपको पता ही है, एंड मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, प्लस आपका इंग्लिश। यानी ऐसा सिलेबस होगा जिस सिलेबस को कॉमर्स के बच्चे ने भी 10th तक पढ़ा होगा, आर्ट्स वाले ने पढ़ा होगा, एंड एज वेल एज साइंस वाले ने भी पढ़ा होगा। तो बहुत आसान सिलेबस है, इस सिलेबस के लिए आपको परेशान नहीं होना है। ओके जी। तो यानी कोई स्पेशल इसकी तैयारी नहीं करना है, जो पढ़ाई किया है 10th और 12th में। तो एक बड़ी दिक्कत ये है कि सारे स्टेट वाले इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट, सारे बोर्ड वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट ही जो है फॉलो किया जाएगा ना, कि सबका अलग अलग तो होगा नहीं। अब आप देखें कि अभी ऐसा किया जा रहा है, 10th एंड 12th को आप ले लें, जब आप सिलेबस को आप उठाएंगे तो आज से 10 साल पहले आप देखेंगे कि स्टेट बोर्ड के सिलेबस में डिफरेंस बहुत पाया जा रहा था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते कोशिश किया जा रहा है कि 10th एंड 12th का सिलेबस ऑलमोस्ट सारे बोर्ड्स का एक जैसा आ जाए। जी। महाराष्ट्र के बच्चों के लिए, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप NCERT की 11th 12th उठा लें और महाराष्ट्र बोर्ड की 11th 12th की बुक उठा लें, आप 95% टॉपिक आपको कॉमन मिलेंगे। ओके। तो सिलेबस ऑलमोस्ट सारे बोर्ड्स का लगभग एक जैसा किया जा रहा है, तो यहां भी कोई परेशानी नहीं है। आप किस स्टेट से हैं, किस बोर्ड से हैं। अगला सवाल एक बहुत अहम है, जैसा कि हम लोग अक्सर NCC का जो सर्टिफिकेट होता है वो अपने साथ अटैच करते हैं, तो अगर हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जा रहे हैं सर्विस के लिए, तो क्या ये भी काम आएगा? जितने भी फोर्सेस में आपको जाना है, पुलिस में जाना है, NCC तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले अक्सर हमारे स्कूल में जो है रहता है NCC जी। अगर जिन बच्चों को जाने में पुलिस में जाना है, जिनको फोर्सेस में जाना है, उनको NCC तो मैं कहूंगा कि एकदम ज्वाइन कीजिए। अब NCC में 3 लेवल के सर्टिफिकेट होते हैं साजिद साहब जी, लेवल A, लेवल B एंड लेवल C। अगर लेवल C तक का सर्टिफिकेट आपने ले लिया है और 200 नंबर का पेपर ये होता है इनका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए, 200 नंबर के पेपर का 5% आपको यानी 10 नंबर आपको बोनस मिलता है। अब आप सोचें कि 10 नंबर के डिफरेंस से रैंक कितनी ज्यादा आपकी आगे पीछे जाएगी। तो जिन लोगों के पास NCC का C लेवल का सर्टिफिकेट होता है उनको 10 मार्क्स बोनस मिलते हैं, जिनके पास B लेवल का होता है उनको 6 नंबर बोनस मिलते हैं, और जिनके पास A लेवल का होता है उनको 4 नंबर बोनस मिलते हैं। यानी जितना आपने रिटर्न में स्कोर किया होगा उसमें ये प्लस कर दिए जाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी रैंक भी बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। तो अगर आपको पुलिस में जाना है, आर्म फोर्स में जाना है, स्कूल में आप NCC है तो जरूर ज्वाइन कीजिए आप। ओके सर, इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है दिल्ली पुलिस के लिए? 18 से 25 साल है कॉमन बच्चों के लिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी में है। बाकी आपने सुना ही होगा कि जो ST SC के लिए होते हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, बाकियों के लिए 2 साल 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, और जो एक्स आर्मी मैन होते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन की अलग क्राइटेरिया है। लेकिन जनरली जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच की है, यानी 18 साल से आप कम नहीं होने चाहिए और 25 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। सैलरी क्या होगी सर? बहुत अच्छी। देखिए अब पहले का ज़माना हटा, मैं देख रहा था जो इनका एक वो इस ग्रिड ऑफ स्केल है, तकरीबन 27,500 से लेके 65,000 के बीच में पहुंचता है। फाइनली आप 65,000 तक आप पहुंच रहे हैं। आई थिंक सैलरी भी अच्छी है, सैलरी भी कांस्टेबल की यानी कि आप देखेंगे पे स्केल आपको दिख जाएगा जब आप गूगल करेंगे, दिल्ली पुलिस की साइट पे जाइए तो सारी चीज़ें वहाँ मेंशन की गई हैं। बहुत अच्छी सैलरी है, पे स्केल बहुत अच्छा है इसका। सर एजुकेशन तो ज़रूरी है ही इसके क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन जो हमारा बैकग्राउंड होता है वो ऐसा होता है कि एग्ज़ाम आने वाला है तो हम तैयारी करेंगे, वांट निकली है चलो फॉर्म भर देते हैं। मैं जानना चाहता हूँ क्या एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ होता है या नॉर्मली 1 साल की प्रिपरेशन में इसे क्रैक किया जा सकता है? बहुत आराम से किया जा सकता है 1 साल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। बस रैंक आपकी बेटर होनी चाहिए। रैंक बेटर होने के लिए होता क्या है कि क्वेश्चन जब आप
एक बार मैं तो बच्चों से कहूँगा कभी भी आप दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसका पेपर देखिए, आपको सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी जो सब आपको नोन होंगी, आपको पता होगा, लेकिन स्पीड एंड एक्यूरेसी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पीड एक्यूरेसी कैसे आएगी? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कीजिएगा, स्पीड एंड एक्यूरेसी आएगी। तो उस तरह के पेपर पैटर्न से अपने आप को जोड़ लीजिएगा। सिलेबस मुश्किल नहीं होगा, मेरिट अच्छी है आपको, बस मेरिट में आपको आना है, यानी स्कोर आपको अच्छा करना है। ओके सर, ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी कौन सी है जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम कंडक्ट करती दिल्ली पुलिस खुद ही करती है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू ये चलती है, तो उनका अलग से ही एक एसएससी द्वारा तो नहीं है? एसएससी के लिए अलग से और भी एग्जामिनेशंस आएंगे इंशाल्लाह। उस पे हम लोग जो सेंट्रल आर्म फोर्सेज हैं उसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग एक प्रोग्राम करके आपको बताएंगे और उसके बारे में फिर हम डिटेल करेंगे। सर, हमेशा हम लोग जब भी कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है तो हम लोग देखते हैं कि कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, तो ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी बॉडी कौन सी है जो ये एग्जाम कंडक्ट करती है? सेंट्रल लेवल पे जितने ऑफिसर रैंक के आप देखेंगे पोस्ट, उसके लिए कंडक्टिंग बॉडी है यूपीएससी। जैसे सिविल सर्विसेज ले लें आप, एनडीए ले लें, सीडीएस ले लें, यूपीएससी। इसके अलावा जितनी सेंट्रल लेवल की और भी सारी वैकेंसीज होती है उसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दैट इज एसएससी। ओके, एसएससी जो है इसको एग्जाम को कंडक्ट करेगा। तो एक बार दिल्ली पुलिस के साइट पे जाएं, वहाँ सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने मौजूद है और टेस्ट पेपर भी आपके सामने होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा वो भी आपके सामने होगा। तो पूरी तरह से एक बार डिटेल देख लें और फिर तैयारी करें। सर, डेट्स जो होती है एग्जाम की, जो अनाउंसमेंट होता है वो कब तक आने के चांसेस रहते हैं? वैकेंसी जैसे क्रिएट होती है अपने आप ही कोई ना कोई डेट आ जाती है। अब जैसे जनरली स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं, तो एवरी ईयर नहीं आता ऐसा? एवरी ईयर भी आता है, ऐसा नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि अब आया तो 12 महीने के बाद आएगा, पहले भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है। जनरली साल में एक बार तो आपको एंट्रेंस जरूर मिलेगा, या कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 साल के गैप के बाद ज़्यादा वैकेंसी निकल के सामने आ जाती है। रेलवे में जैसे आपने देखा होगा ऐसे ही होता है, बैंक में आपने देखा होगा रेगुलर भी वैकेंसीज आती है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 5000 आएगा, 4000 आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे अवेलेबल होता है उसी ओब्वियसली। यही आईएएस में आप देखें ना साजिद साहब, कभी कभी क्या होता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 1075 सीट होती है, कभी 950 सीट होती है। तो एज पर रिक्वायरमेंट ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है कि कितने पोस्ट वैकेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ सीट्स वहां पे आप नोटिफिकेशन में डालें। ओके, एक सवाल था कि सर को इतना सब कुछ कैसे पता है? सिर्फ बस आप क्या जवाब देंगे, आप ही बताइए। सिर्फ आप लोगों की दुआएं हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप लोगों के सवाल के जरिए हम लोगों को कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, मुझे भी तो थोड़ा बहुत नॉलेज हो गई है सर के साथ प्रोग्राम करते करते। नहीं, बस आप लोगों के सवाल की वजह से हम लोगों के अंदर सारी चीज़ें ये आ रही हैं। इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप क्वेश्चन भेजते हैं तभी हमें कुछ पढ़ने का मौका भी मिलता है। तो आप जिम्मेदार आप हैं, ग्रेट आप हैं, आपकी सारी चीज़ें, आपकी वजह से ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। सर, अब रही बात पेपर पैटर्न की, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए कि किस तरह का पेपर पैटर्न आता है? टीवी स्क्रीन पे पेपर कैसा होगा जी, एक बार हम बताने की कोशिश करते हैं। आप देखें, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस होंगे, ओके, और मार्किंग स्कीम भी क्या होगी। आई थिंक नोट डाउन कर लेना चाहिए आपको, और इसके बारे में और थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। जी जरूर। टेस्ट आपका CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। आपको कंप्यूटर पे ऑनलाइन पेपर देना है, और जो पेपर का पैटर्न होगा आप देखें, पार्ट ए में जीके के 50 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन होंगे, और कंप्यूटर फंडामेंटल्स यानी जो बेसिक कंप्यूटर है, आप एक्सेल, वर्ड, ये सब सारी चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं, इंटरनेट, वेब, उसके ऊपर बेस्ड 10 क्वेश्चन होंगे। तो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन का डिवीज़न यहाँ पर रख रहा हूँ। जीके 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर फंडामेंटल 10 क्वेश्चन। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 मिनट, यानी 90 मिनट 100 क्वेश्चन। ध्यान दें आपकी स्पीड कितनी ज़्यादा और एक्यूरेसी के साथ आपको पेपर को अटैम्प्ट करना है। और मार्किंग स्कीम बता रहा हूँ, +1 यानी सही करने पे 1 मार्क्स, और 1/4 नेगेटिव यानी अगर गलत किया तो -1/4 होंगे। और मेरिट में आने के लिए एटलीस्ट आपका स्कोर 35% या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, यानी एटलीस्ट 35% होगा तब आप मेरिट में आएंगे, उससे कम पे आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाएंगे। तो ये रहा पेपर पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम के साथ। और पेपर जो है वो इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा। तो मैंने पेपर का पैटर्न बताया, मार्किंग स्कीम बताया, और किस लैंग्वेज में पेपर आएगा
वो भी मैंने आपको बताया। ज़ैनब खातून, आपका सवाल था, एक बार फिर से इस सवाल को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर, जैसा कि अभी तक आपने रिटर्न पेपर के बारे में बता दिया, इससे पहले ज़ैनब खातून ने बताया था कि रिटर्न पेपर उन्होंने क्वालिफाइड कर लिया है। माशाल्लाह, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, वो सिलेक्ट हो गई हैं। जी। तो अब फिजिकल टेस्ट के लिए अब उनको किस तरह से तैयार होना है, या जो भी सिलेक्ट होंगे उसके लिए क्या हमें प्रिपरेशन करना होगा? फिजिकल फिटनेस तो जाहिर सी बात है, आपको फोर्स में जाना, आर्म फोर्स में, पुलिस में जाना, तो फिजिकल फिटनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो क्यों नहीं मैं स्क्रीन पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए क्राइटेरिया अलग अलग कर रहा हूं, क्योंकि हाइट का भी डिफरेंस दोनों में होता है जी, और बॉडी स्ट्रेंथ की भी डिफरेंस होती है। तो मैं एक बार पहले मेल कैंडिडेट और फिर फीमेल कैंडिडेट का क्या फिजिकल पैरामीटर होना चाहिए, वो मैं फिजिकल फिटनेस कैसी होनी चाहिए वो स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। फिजिकल इंड्योरेंस या आपका एमटी आप देखें, यहाँ पर एज वाइज दिया गया है। और अगर आपकी एज, पहले मैं मेल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ, अगर आपकी एज 30 साल तक है तो आपको 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप आपको 14 फीट तक का करना है और हाई जंप 3 फीट 9 इंचेस कम से कम, ये क्राइटेरिया है 30 साल या उससे कम एज वालों के लिए। उसके बाद 30 से 40, क्योंकि जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनकी एज ज़्यादा होती है, तो एक्स सर्विसमैन यानी 30 से 40 साल की अगर एज में है और आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं एक्स सर्विसमैन होने के नाते, तो 1600 मीटर की दौड़ आपको 7 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप आपको 13 फीट का करना है और हाई जंप आपकी 3 फीट 6 इंच की होनी चाहिए। और अगर आपकी एज 40 या उससे ज़्यादा है तो 1600 मीटर की दौड़ आपको 8 मिनट में पूरी करनी है और लॉन्ग जंप आपको 12 फीट का करना है और हाई जंप आपको 3 फीट 3 इंच करना है। ये तो हमने बताया मेल कैंडिडेट के लिए। अब हम आते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, ख़ासतौर से मैं ज़ैनब आपके लिए कह रहा हूँ। और यहाँ पे हाइट मैंने मेंशन नहीं किया था। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट जो है एटलीस्ट कम से कम 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए हम आते हैं। अगर आपकी एज अप टू 30 साल तक की है तो आपको 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप आपको 10 फीट करना है और हाई जंप 3 फीट। अगर आपकी एज 30 से 40 साल के बीच में है तो 1600 मीटर की दौड़ आपको 9 मिनट में पूरी करनी है और लॉन्ग जंप आपको 9 फीट का करना है और हाई जंप आपको 2 फीट 9 इंच का करना है। और अगर आपकी एज 40 साल या उससे ज़्यादा हो, मैं फीमेल कैंडिडेट के बारे में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको 1600 मीटर की दौड़ 10 मिनट में और लॉन्ग जंप आपको 8 फीट करना है और हाई जंप 2 फीट 6 इंच तक आपको करना है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट एटलीस्ट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये आपके लिए पूरा फिजिकल क्राइटेरिया जो आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपके अंदर होना चाहिए फॉर द कांस्टेबल रिक्रूटमेंट इन दिल्ली पुलिस। सर, जैसा कि आपने बताया कि 90 मिनट है और 100 सवाल हैं जी। 1 मिनट से कम एक सवाल को देना है जी तकरीबन। हाँ। सीबीटी टेस्ट है, हाँ। तो स्कोर कितना करना है, सेफ जोन में कितना हम अपने आप को ले जा सकते हैं, देखिए एंट्रेंस में कितना नंबर लाना है, मतलब एंट्रेंस में सिलेक्शन के लिए अगर देखें साजिद साहब, तो सेफ जोन तो जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना ही, क्योंकि कैसा लेयर उस वक्त बैठ रहा है एग्जामिनेशन में नहीं है आपको पता। हाँ, हर साल अलग अलग होगा। अगर बच्चे बहुत अच्छे लेवल के बैठे होंगे तो कट ऑफ ऑब्वियसली कहाँ जाएगी, बहुत हाई जाएगी। तो मैं तो मानता हूं कि एटलीस्ट 60% तो आपको हर हाल में एटलीस्ट मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, ये ध्यान रखेंगे आप। जितना ज़्यादा करेंगे उतने सिक्योर जोन में आप पहुंचेंगे। और बड़ी अच्छी बात रखिए 90 मिनट 100 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से कम भी, तो पढ़ना भी है, क्वेश्चन करना भी है, बबल भी करना है। तो ये कैसे होगा जब आपकी स्पीड होगी। स्पीड कैसे आएगी जब रेगुलर प्रैक्टिस होगी। तो रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, नेगेटिव मार्किंग ऐसा कुछ नहीं है ना? है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे। अगर एक क्वेश्चन करेक्ट होगा तो 1+ आएगा और अगर गलत होगा तो 0.25 यानी 1/4 आपके माइनस होंगे। नेगेटिव मार्किंग तो होना ही है। ओके सर, बहुत शुक्रिया। कांस्टेबल लेवल पे आपने बताया कि किस तरह से हम जॉब हासिल कर सकते हैं। सो सर, मैं चाहता हूँ, सब इंस्पेक्टर का जिक्र भी किया था आपने, तो यहाँ तक कैसे पहुँचने इसका तरीका बता दें। देखिए फिजिकल तो तकरीबन एक ही जैसा होगा जी, फिजिकल में कोई खास डिफरेंस जैसा आपने अभी बताया है, जैसा मैंने बताया है मेल एंड फीमेल के लिए। और यहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा सा आपका इम्प्रूव होना चाहिए। अब आपको कांस्टेबल जाना है तो आपको 12th होना है, लेकिन अगर आपको सब इंस्पेक्टर लेवल पे जाना है तो आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना है। ओके, अब यहाँ पे 12th पास था, यहाँ पे मिनिमम ग्रेजुएट होना है। ओके, और ग्रेजुएट आपको किसी भी स्ट्रीम से होना है, कोई यहाँ बंदिश नहीं है आपकी। जी। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इवन दो इंजीनियरिंग, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे देश की सेवा करना है, मुझे पुलिस में जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स कैरी ऑन। तो आप मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना है। उसके बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे वहाँ था वैसे यहाँ भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। पेपर थोड़ा सा अलग ज़रूर होगा,
क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन के लेवल पे जाएंगे तो आपके पास नॉलेज भी अच्छी होगी, तो कंटेंट भी आपके पास मजबूत होगा, तो थोड़ा सा वेरिएशंस पेपर में आएगा। फिजिकल ऑलमोस्ट एक जैसा होगा, पेपर का पैटर्न भी तकरीबन एक जैसा होगा, मार्किंग स्कीम भी एक जैसी होगी, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होगी। यहाँ पे आपको ग्रेजुएट होना है, वहाँ पे 12th, बस इतने ही चेंजेस है जी। और बाकी सारे सवाल जो हम लोगों ने किया था कांस्टेबल के लिए वो सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए भी है। राइट। अगर आप कहें तो एक बार पेपर पैटर्न में एक बार नहीं, बिल्कुल टाइम है, 1-2 मिनट आप बता दें। तो एक बार पेपर पैटर्न मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ ताकि आप देखें। अगर आपको सब इंस्पेक्टर लेवल पे दिल्ली पुलिस में जाना है तो आप कैसे तैयार हों, अपने आप को कैसे तैयार करें। क्राइटेरिया रख रहा हूँ, आपकी एज 20 से 25 साल के दरमियान होना चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी में लोग होते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन होता है। और जैसे क्वालिफिकेशन के बारे में हमने बताया कि बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद में पेपर का पैटर्न आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। देखिए पेपर 1 यहाँ पर 2 पेपर होंगे, और वहाँ पे मैंने जैसे बताया था आपको कांस्टेबल में 1 पेपर होगा, यहाँ पे 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, यानी 50 क्वेश्चन होंगे आपके जीके के, और 50 क्वेश्चन होंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 50 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स, एंड 50 क्वेश्चन आपके होंगे कॉम्प्रिहेंशन। यानी महसूस करें 200 क्वेश्चन 200 नंबर, लेकिन घंटे आपके पास 2 हैं, यानी 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करना है। तो कांस्टेबल में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना था, और यहाँ पे 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करना है। जीके के 50, रीजनिंग के 50, एप्टीट्यूड के 50 एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 50। इसके बाद दूसरा पेपर भी होगा, वहाँ पे 1 पेपर था, यहाँ दूसरा पेपर है। 200 मार्क्स का पेपर ये होगा 2 घंटे का, ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का होगा, यानी यहाँ लैंग्वेज का भी आपका टेस्ट होगा, इंग्लिश पर्टिकुलर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, और मार्किंग स्कीम मैंने आपको बताया। करेक्ट करेंगे तो 1+, और अगर रॉन्ग करेंगे तो -1/4 यानी -0.25 आपका डिडक्ट होगा। तो ध्यान रखें, यहाँ 2 पेपर है और वहाँ पे 1 पेपर था। ओके सर, वहाँ 90 मिनट में 100 क्वेश्चन था, यहाँ पे 120 मिनट में 200 क्वेश्चन जी। अब पेपर 2 हैं, एक अलग से लैंग्वेज का भी, इंग्लिश का भी पेपर आपका है, 2 पेपर है यहाँ पे, वहाँ 1 पेपर था। ओके, इसकी सैलरी भी अच्छी होगी जब इतना टफ एग्जाम है, जी जी, पोस्ट है। और इसकी जो सैलरी आती है सर, वो सैलरी तकरीबन आप मान लें कि 45 हज़ार से स्टार्ट होकर लाख के आसपास पहुंचती है। एक अच्छी स्केल है इसकी, तो कोई परेशानी नहीं है, बेहतरीन आपको स्केल मिलने वाला है। क्राइटेरिया वही है जो आपने बताया, एज क्राइटेरिया 20 से 25 साल, 20 से 25 साल है। लेकिन एनसीसी वाला फिर से मैं यहाँ पे स्ट्रेस देके कहूंगा कि अगर ओरिएंटेशन है कि भाई मुझे पुलिस में जाना है, मुझे आर्म फोर्स में जाना है, तो स्कूल में एनसीसी ज्वाइन करने से चूकिएगा नहीं। एनसीसी का अगर सी सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो 10 मार्क्स आपको बोनस मिलेंगे, बी होगा तो 6 मार्क्स बोनस मिलेंगे, और अगर ए सर्टिफिकेट होगा तो 4 मार्क्स आपको बोनस में मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा, एक नंबर एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। ओके, बहुत शुक्रिया सर। आज के एपिसोड में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्लस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर आप कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। अगर अभी भी कोई सवाल है तो सर अगले एपिसोड में आप तमाम के दरमियान होंगे, आप लोग सवाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे स्टेट बाकी हैं और उन पर भी बात करना बाकी है कि स्टेट लेवल के जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं उसे आप कैसे क्वालिफाइड कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे किस तरह से आप पुलिस सर्विस में जा सकते हैं, या और भी जो पोस्ट हमारी स्टेट लेवल पे मौजूद होती है और स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम के जरिए हासिल की जा सकती है, उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड में। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अब देखें, हम लोगों ने दिल्ली पुलिस कवर किया, तो ऐसे बहुत सारे पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम लोग देखते हैं CRPF है जी, नंबर 1, बिल्कुल, BSF है, ITBP है, एंड आपका CISF है जी, और इसके अलावा SSB, यानी 5 अलग अलग कैटेगरी हैं। CRPF में तो आपने देखा होगा बहुत सारे पर्सनल होते हैं। ये पांचों के पांचों सेंट्रल एक पुलिस का, सेंट्रल पुलिस फोर्स का ये हिस्सा है। तो इन पांचों में भी अगर आपको जाना हो तो रास्ते क्या होंगे? ओके, तो चलिए अगले एपिसोड में इंशाल्लाह इस पर थोड़ा सा बात हो जाएगी, बात करेंगे हम लोग कि अगर आपको CRPF आने वाले दिन में बात हो जाएगी कभी इंशाल्लाह, कि अगर CRPF ज्वाइन करना है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाना है, ITBP में जाना है, आपको CISF में जाना है, तो आप किस तरह से वहां पहुंचेंगे। तो इन सारे फोर्सेज में जाने के लिए क्या एंट्रेंस होगा, कैसे तैयारी करनी, क्या एलिजिबिलिटी होगा, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा कि आप कैसे CRPF ज्वाइन कर सकते हैं, और जो फोर्सेस के बारे में सर ने बताया उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। और चलते चलते फिर मैं कहूँगा कि जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस तरफ ले जाना है
स्कूल में बच्चों को एनसीसी ज्वाइन कराने से आप प्लीज़ उसको भूलेंगे नहीं आप। ओके, इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ अब हम लेते हैं इजाज़त आपसे, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी हाँ नाज़रीन, आप तमाम से भी इजाज़त लेना चाहूँगा क्योंकि वक्त अब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इजाज़त लेने का मतलब ये नहीं है कि हम आपके दरमियान नहीं हैं या आपके पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे सकते। हर हफ्ते हाजिर होते हैं इसी वक्त इसी प्रोग्राम में, आपके ज़रिए पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं और आपको कई रास्ते नए बताए जाते हैं। तो अगर कोई सवाल है तो ईमेल करें फ़ौरन, अभी इसी वक्त। जहन में किसी भी तरह का कोई सवाल उठ रहा है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, कोई भी क्वेरीज हो, बच्चे से रिलेटेड हो, किसी तरह का एजुकेशनल अगर कोई सवाल हो कि किस तरह से उसे पढ़ाई की तरफ ले जाना है, उसका करियर कैसे आपको ब्राइट करना है, कैसे बनाना है, तो सारे सवाल आप पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं winislam@gmail.com। साथ ही साथ व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9930474147। लेकिन याद रहे कि जब भी आप सवाल भेज रहे हो इस प्रोग्राम के लिए तो आप अपना नाम लिखें, अपने शहर और स्टेट का नाम लिखें, अपना क्वालिफिकेशन लिखें और क्या इंटरेस्ट है ये आप ज़रूर बताएं सवाल में, और नाम तो ज़रूर लिखें जिससे आप पता चल सकेगा, शहर का नाम खासकर, कि आपको अगर करीब में किसी तरह की कोई मदद की जा सके, इंस्टीट्यूट के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में बताना हो तो सर आपको डिटेल कर सके। इसी उम्मीद के साथ अलविदा कहना चाहूँगा आप तमाम को। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए चैनल विन।